यस बेटा, अपना जो चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें अपन ये पढ़ रहे थे कि ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति यानी ज्वालामुखी जो आता है उससे किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, अलग अलग प्रकार की। ज्वालामुखी सभी जानते हैं। ज्वालामुखी की परिभाषा बताओ प्रीति। प्रीति, ज्वालामुखी की परिभाषा बताओ, किसे कहते हैं ज्वालामुखी। अरे आवाज सुनाई दे रही है तेरे को? हाँ तो बताओ। जैसे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आता है वैसे ही बोल। ओके, और कौन बताएगा? चलो नोट कर लो कॉपी में। ज्वालामुखी की परिभाषा: पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित जो मैग्मा होता है, जैसे वो धरातल पर लावा के रूप में प्रकट होता है। आंतरिक भाग में उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जैसे बाहर निकलता है किस रूप में? लावा के रूप में। जब धरातल पर प्रकट होता है तो वो ज्वालामुखी उद्गार कहलाता है, यानी ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा। जबकि आंतरिक भाग में क्या कहते हैं अपन? उसको मैग्मा कहते हैं। तो इससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है वो अपन पढ़ रहे थे। अब देखो, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो होता है, इससे पहले अपन ने देखा था ज्वालामुखी कुंड, ये वाला ज्वालामुखी कुंड क्या होता है। देखो एक बार दोबारा यहाँ से, अब इस यहाँ से देखो दोबारा, ज्वालामुखी कुंड ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी। अब जब अपन बात कर रहे थे कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ऊपरी भाग पर क्या होता है? उसका खुला एरिया जो होता है, इस भाग में से जो जल होता है वो जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या होता है? अंदर जाकर वाष्प में कन्वर्ट होता है, एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ज्वालामुखी जो कुंड है वो सबसे विस्फोटक माना गया है। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा नीचा बनाने के बजाय क्या कर देते? स्वयं नीचे की तरफ धस जाता है। यानी ऊपर नीचे तो धरातल को करता ही नहीं है, बल्कि उस धरातल को नीचे की तरफ धसा देता है। क्योंकि जब आंतरिक भाग में जब विस्फोट होता है तो जो चट्टाने होती है वो चट्टाने टूट फूट जाती है और उससे चट्टाने आपस में एक दूसरे की तरफ खिसकती है। तो उससे वहां पर क्या होता है? जो ऊपरी भाग जो होता है वो नीचे की तरफ धस जाता है। और इस धसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है, नहीं बहुत बड़े हैं, बल्कि ये उनसे बहुत पास भी होते हैं, नजदीकी होते हैं मैग्मा भंडार। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह क्या होती है? मिश्रित यानी बहुत सारी चीजों के मिश्रण के रूप में ये पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र में अपने को नजर आती है, ऊपरी भाग पर उठी हुई। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुखी कुंड। जो अलग अलग प्रकार के विस्फोट से तैयार होते हैं, जो छिद्र बनते हैं, उन छिद्रों को अपन क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। अब आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यंत तरल लावा उगलते हैं। तरल का मतलब ज्यादा लिक्विड अवस्था में, जो बहुत दूर तक बह निकलता है। यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ से जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ये ज्यादा दूर तक फैल जाता है। तरल होता है इसलिए ठंडा होने में टाइम लगता है, और टाइम लेते लेते ये क्या होता है? दूर तक फैल जाता है। तो इससे यहाँ पर जो स्थलाकृतियां बनेगी वो क्या है? ज्यादा हाइट नहीं होगी, बल्कि ज्यादा चौड़ाई में फैली रहती है। तो इस प्रकार के जो, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेसाल्ट प्रवाह, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए, हजारों किलोमीटर दूर तक, यानी बहुत सारी जगह जैसे ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं तो उससे क्या होता है? इस प्रकार के जो क्षेत्र है वो लावा से क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। और इसमें लावा प्रवाह क्या होता है? क्रमानुसार होता है। लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। और कुछ प्रवाह क्या होता है? 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। मोटे का मतलब ये जो परत है ये 50 मीटर की परत से भी ज्यादा देखने को मिल जाती है कई बार। ये धरातल, और इस धरातल से 50 मीटर की ऊंचाई तक ये इस प्रकार से जमा हो जाता है।
तो 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों मतलब कई किलोमीटर, सोचे अधिक किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रेप, हम पढ़ते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है भारत का दक्कन, यानी दक्कन का जो पठार है, जो अपने झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है, तो दक्कन ट्रेप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार भी उससे जुड़ा हुआ है, पठार का ज्यादातर भाग इसमें आया जाता है। तो अपनी ये वाला जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र में आता है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला महाराष्ट्र आ गया, और महाराष्ट्र की जस्ट पास में अपन बात करें, ये झारखंड वाला पार्ट आ गया, ये छत्तीसगढ़ वाला, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये पूरा जो ये पठारी भूभाग है, इस पठारी भूभाग की अपन बात कर रहे हैं। तो ये पूरे पठार को तो क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और इस प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में डिवाइड करते हैं, अलग अलग पार्टों में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो ये जो है भारत का दक्कन ट्रेप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार का ज्यादातर भाग और वृत्त बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है, यानी ये किससे निर्मित है, लावा प्रवाह यानी बेसाल्ट से निर्मित जो क्षेत्र है। अब ये ज्वालामुखी उद्गार कैसा था, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी उद्गार था, जिसमें क्या हुआ, तरल में जो था, तरल लावा जो है वो बाहर निकला और दूर दूर तक क्या हो गया, कई मीटर मोटाई में क्या है, जमा हो गया। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ यानी जब प्रारंभिक समय में एक से अधिक वृत्त क्षेत्र इस प्रवाह से एक से अधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए, तो उसमें क्या हुआ, इधर वाले पार्ट से ये ज्वालामुखी है और कोई ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से भी क्या हुआ, इसके ऊपर। इस प्रकार से पूरा क्षेत्र जो था वो क्या हो गया, पठारी, पठार की परिभाषा अपन क्या देते हैं, धरातल से कुछ ऊपर उठा हुआ भूभाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, पठार। एक तो हो गया मैदान, मैदान को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण जो क्षेत्र होता है कैसा होता है, समतल, समतल प्राय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। और धरातल से ऊपर उठा हुआ जो भूभाग होता है, ऊपर उठा हुआ भूभाग होता है, उसे हम बोलते हैं पठार। तो ये जो क्षेत्र है इसी को तो अपन बोल रहे हैं पठार। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण इन्हीं ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। तो ऐसा विश्वास है कि आज की अपेक्षा प्रारंभ आरंभ से एक से अधिक वृत्त क्षेत्र, एक से ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण ये पूरा क्षेत्र जो था ये बेसाल्ट चट्टानों से या बेसाल्ट निर्मित जो लावा था उससे क्या हो गया, निर्मित हो गया, उससे ढक गया। इसको अपन बोलते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र याद रखना है अपने को, किससे बनता है ये, तरल लावा से, यानी लिक्विड, ज्यादा लिक्विड वाले फॉर्म जो लावा होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का निर्माण होता है। अब आता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, नाम से पता चल रहा है महासागरों के मध्य भाग में कई बार ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। कहाँ पे, महासागरों में इस प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं। मध्य महासागरीय कटक, अब कई बार अपन देखते हैं, जैसे इसको अपन समझने का प्रयास करो, इधर ये अपने महासागर है, और ये अपन मान के चलते हैं यहाँ से, जैसे ये महासागरीय भाग है और ये अपना धरातल है। अब यहाँ पे कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ महासागर के मध्य बीच में, अब ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इसका जो मैग्मा लावा के रूप में जब बाहर निकलेगा तो वो यहीं पर जमा होगा। और इस भाग में क्या होता है, इस क्षेत्र की अपेक्षा टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जल का टेम्परेचर भी ऐसे सूर्य सूर्य से आने वाले तापमान को अवशोषण करता है, इस कारण से इस क्षेत्र में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यहाँ से जब जमा होगा तो वो क्या होगा, इसी भाग में, तो महासागर के अंदर भी क्या होता है, इस स्थलाकृतियों का निर्माण कर देता है इस जगह, क्योंकि मेघमा तो यहाँ से निकलेगा और निकल कर यहाँ जमा होगा, तो इस प्रकार से वो जमा हो जाता है, तो यहाँ पे कटक नुमा आकृति बन जाती है इस प्रकार की। तो ये कटक अपने को महासागरों में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो आकृति है वो आकृति क्या होती है, यहाँ से निकला और यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इस क्षेत्र में इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर देता है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है। तो इसको अपन किस नाम से, महासागरों के आंतरिक भागों में जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उससे इनका निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटक श्रृंखला है, जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली। महासागरीय बेसिन बोलते हैं धरातल का, महासागरों का आंतरिक या नीचे वाला जो पार्ट है, मैदान है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है, लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। इस अब ये जो उद्गार है कौन से क्षेत्र में होता है, इससे
अगले अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृति है। ज्वालामुखी से जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां बनती है उन स्थलाकृतियों की बात करते हैं। पहले तो इस चित्र में समझना है, इस चित्र को निकालो। इसमें दिया हुआ है जैसे धरातल का ऊपरी भाग है, ज्वालामुखी नलिका है, ये ज्वालामुखी, ये यहाँ से निकला मिश्रित ज्वालामुखी, इस प्रकार से दूर दूर तक ये वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद में लावा मेसा वाला ये पार्ट बना हुआ है अलग ही। सिंडर शंकु ये अपन देख रहे थे हल्की सी ऊंचाई पर ये स्थित है। फिर इसका नाम दे दिया ज्वालामुखी ड्रोम या गुंबद के साथ शंकुनुमा आकृति। ये इधर दे दिया बाढ़ग्रस्त ज्वालामुखी की अलग अलग प्रकार की जो ये पूरा स्थल आकृति है और इस स्थल पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी हुई है, तो सबको अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो ये सारी ज्वालामुखी स्थल आकृतियां है, इनको अलग अलग पढ़ेंगे अपन एक एक को। ज्वालामुखी स्थल आकृतियां, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडा होने से कौन सी सेल कौन सी चट्टानें बनती है, उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। अग्नि जब बाहर निकलती है गर्म अवस्था में और बाहर आकर जब ठंडी होती है तो उसको अपन बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। लावा का ये जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है। ये लावा कहाँ जमेगा, जब धरातल पर पहुंचेगा तो वहीं पर तो तापमान कम होने के कारण ये जमा हो जाता है। तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले भी, धरातल पर पहुंचने से पहले भी क्या होता है, जैसे क्या हुआ ज्वालामुखी उद्गार इस क्षेत्र में हुआ। अब ये जो स्थलाकृतियां बनती है, एक तो स्थलाकृति यहाँ से जो मैग्मा निकल रहा है वो लावा के रूप में एक तो जमा हो रहा है यहाँ पे, और एक क्या होता है कई बार इस क्षेत्र में दरारें हो जाती है। तो दरारें होने के कारण क्या होता है, यहाँ से लावा निकलेगा तो इन दरारों में भी पहुंच जाता है, इन दरारों के अंदर भी लावा चला जाता है। जैसे जिस प्रकार की दरार होती है उसी प्रकार का यहाँ पर आकृति का निर्माण कर देता है। ये सारी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां होती है। लावा का ये जमाव तो या धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेलों में भी हो जाता है। सेलों ने चट्टानों के बीच में जो गैप होता है उसमें भी हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण, ज्वालामुखी सेलों, विशाल क्या करने में लगा हुआ है? अरे विशाल, अरे आवाज सुनाई दे रही है कि तेरे को? विशाल, चलो। तो यहाँ पर क्या है, ये लावा के ठंडा होने के आधार पर आग्नेय जो चट्टानें होती है सेलें होती है उनका वर्गीकरण है। कैसे? पहला है ज्वालामुखी सेलों, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो इसके आधार पर। और दूसरा पातालीय, पातालीय बोलते हैं आंतरिक भाग में, जैसे अपन बात करें ये आंतरिक भाग में धरातल, और इस धरातल से नीचे ही चट्टानों में जो बीच में सिराई पाई जाती है, जो गैप पाया जाता है, उस गैप में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो वो पातालीय के नाम से भी जानते हैं इनको। तो दूसरा हो गया पातालीय सेल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती है, और ये आकृतियां क्या कहलाती है? अंतर्वेदी आकृतियां। अंतर्वेदी आंतरिक भाग में बनने वाली आकृतियां, नाम दिया हुआ है ना सबसे पहले देखो ये अंतर्वेदी आकृतियां, तो धरातल के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां, तो इसलिए इसको अंतर्वेदी आकृतियां के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ चित्र 3.4 ऊपर दिया हुआ है, इस चित्र में कुछ इस आंतरिक भाग में भी दर्शाया हुआ है। ये धरातल है और धरातल के नीचे देखो ये अलग अलग एक ही आकृति दिख रही है, लेकोलित, एक ये भित्ति है, एक इससे तो ये अलग अलग सिल है, डाई है, ये जो अलग अलग आकृतियां दिख रही है। इसमें देखो नीचे आपकी इसमें जो चित्र है उसमें ये वाली लेकोलित, ये भित्ति आ गई, ये स्कंद आ गया, ये सिल आ गई, ये ज्वालामुखी नली गई, ये तो ऊपर निकल गई, और इससे ये बीच बीच में नीचे की तरफ माँ स्कंद आ गया, ज्वालामुखी नलिका आ गई, अपरदित लेकोलित। ये अलग अलग स्थलाकृति है। ये वाली जो आकृति है ये लेकोलित कहलाती है, ये स्कंद कहलाती है, ये सिल कहलाती है। ये वाली जो आकृति है ये वाली लंबी वाली, अब इसको अलग अलग पढ़ते हैं। बेथोलित, ये मैग्मा का
बड़ा पिंड भूपर्पटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए। ये मैग्मा जो होता है, मैग्मा आंतरिक भाग में उसको मैग्मा ही बोलते हैं, क्योंकि धरातल के ऊपर आता है उसके बाद अपन लावा बोलते हैं, इसलिए इसको अपन मैग्मा ही बोलेंगे यहाँ पर। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए। क्या हुआ बेटा? ये कौन है? विशाल चौधरी, आवाज सुनाई दे रही है? बेटा आवाज अगर तू बोलता नहीं है तो मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तेरे से, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? तो ये से क्या कर रहे हो बीच बीच में? हैं? तो मुंह से बोलने में दिक्कत होती है क्या? बोल दिया करो ना मुंह से। हाँ बता, अब क्या समझ में नहीं आया तेरे? बोल। तो बेटा एक दिन क्लास ज्वाइन करते हैं ना, उससे समझ में नहीं आता, जो कंटिन्यू क्लास लेता है ना उसके समझ में आता है। इसके लिए है ना, आप पीछे वाले वीडियो देखो पहले कंटिन्यू सारे, और वीडियो देख के और फिर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया वो बताना कल मेरे को। अपन बीच में बीच में एक दिन क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें बेटा पीछे वाला पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझ में आएगा नहीं वो। क्यों? चैप्टर को तो अपन शुरू से पढ़ेंगे तभी आएगा समझ में, बीच में से थोड़ी आएगा वो। तो पहले तो है ना, पहले तो आज क्या करना है, वो जितने वीडियो पीछे वाले बने हुए उनको देखना, उनके नोट्स है वो नोट्स तैयार करना, और फिर कल मेरे को बताना कौन सा टॉपिक रह गया तेरा। लेकिन कंटिन्यू ऐसा नहीं, आज ज्वाइन कर रहा है कल भाग जाए, फिर 2 दिन बाद में आएगा, फिर कहाँ से समझ में आएगा बेटा? ठीक है ना, रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है फिर। कल कल मेरे को बताना, मैं कल से अलग से बता दूंगा, जो भी तेरे रह गए छूट गए वो बता देना मेरे को, दोबारा रिपीट करवा देंगे उनको। ठीक है, अब अपना mic बंद कर ले। हाँ, तो इसमें अपन अंतर्वेदी आकृति किसको बोलेंगे बेटा? यानी जो मैग्मा होता है, वो मैग्मा आंतरिक भाग में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिससे निर्मित जो स्थलाकृतियां होती है, जो आकृतियां बनती है, उनको नाम दिया हुआ अंतर्वेदी आकृतियां। और ये 3.4 में ये अंतर्वेदी यानी धरातल के ऊपरी भाग में ये जो दिख रही है, ये तो सारी चट्टा ये तो आकृतियां धरातल के ऊपर है, लेकिन ये साइडों में जो दिख रही है, ये वाली जो आकृतियां है, ये सारी नीचे धरातल के आंतरिक भाग में बनी हुई स्थलाकृतियां है। अब इसमें सबसे पहली आकृति है बेथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट यानी भू धरातल के अंदर अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, तो ये एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। गुंबद यानी इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति में इस प्रकार से। और कई बार क्या होता है, जैसे चट्टानें टूटी फूटी है इस प्रकार से, तो इस चट्टानों में भी क्या होता है, मैग्मा बनने की वजह से आकृति अपने को गुंबदाकार आकृति नजर आ जाती है। तो एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, जैसे अनाच्छादन। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने। अब अनाच्छादन का अर्थ क्या होता है? जैसे चट्टानें आपस में घर्षण करती है तो ये ऊपरी भाग जो होता है ये घिस जाता है, और ये एक नीचे वाला पार्ट रह जाता है, ये वाला स्थलाकृति रह जाती है। तो अनाच्छादन का अर्थ होता है कटाव करना, अपर्दित। तो अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही धरातल पर प्रकट होते हैं। जब ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ऊपर से अपर्दित होगा तो ये चट्टानें कहाँ जाएगी? तो ये चट्टान है, अपन बात करें ये वाली आकृति है, ये वाली। अब ये ऊपरी भाग जो है ये हटेगा तो ये अपने आप धरातल पर प्रकट होगी। तो इसके प्रकट होने के बाद में ये आकृति अपने को नजर आती है। तो अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर क्या होती है, प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। मतलब ये जो मैग्मा है कई किलोमीटर लंबाई तक क्या हो जाता है, फैला रहता है, जमा हो जाता है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड है, और इन्हें किस नाम से जानते हैं? बेथोलित कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमा होने से इनका निर्माण होता है। तो बेथोलित का निर्माण किससे होता है? मैग्मा भंडारों के आंतरिक भाग में जमा होने से बेथोलित स्थलाकृतियां बनती है। ठीक है,
बेथोलित को अपन नोट कर लेंगे कि बेथोलित का किस प्रकार से जमा होता है। तो मैग्मा जो होता है आंतरिक भाग में ही चट्टानों के पिंड जो दरारें होती हैं उन दरारों में जमा होने से इस आकृति का निर्माण होता है। फिर आती है लेखोलित। अब इसकी आकृति नाम से पता है, लेखोलित यानी कुछ लेने के लिए इस प्रकार की आकृति होती है। अपना हाथ को ऐसे करते हैं तो ये जो आकृति है इसको लेखोलित बोलते हैं। ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसका तल क्या होता है, समतल होता है और पाइप रूपी वाहक नलिका, पाइप रूपी यानी ये तल समतल होता है नीचे वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऊपर उठा होता है। पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद सुमा, अभी मिश्रित ज्वालामुखी देखो, इसको अपन उल्टा करते हैं तो ये उल्टा करने, अब क्यों धरातल पर तो अलग आकृति है मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में, लेकिन आंतरिक भाग में यही चीज अपने को उल्टा नजर आती है, तो लेखोलित नाम दिया होता है। इनकी पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति क्या होती है, धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती जुलती है। अंतर यह होता है कि लेखोलित गहराई में पाया जाता है और ऊपर जो मिश्रित है वो धरातल के ऊपर पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां, इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है। अपत्रित का मतलब अब धीरे धीरे क्या चुकी है, नष्ट हो चुकी है, यानी धीरे धीरे इनका अब अनाच्छादन हो गया, ये एक तरह से आज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वह धरातल पर देखी जा सकती है, केवल इनके अवशेष से वो धरातल पर दिखाई देते हैं। ये लेखोलित और बेथोलित के अच्छे उदाहरण भी है। लेखोलित आकृति और बेथोलित जो दो प्रकार की आकृतियां हैं, ये दोनों के अच्छे उदाहरण इसमें तो दो आकृतियां हैं, बेथोलित और लेखोलित। लेपोलिथ, फेकोलिथ और शिल, अब ये तीनों को एक साथ मिलाकर लेपोलिथ, फेकोलिथ और शिल। अब इसमें ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। देखो ऊपर उठते यानी ऊपर की तरफ नलिका के माध्यम से ऊपर आने वाला जो लावा होता है, मैग्मा होता है, तो मैग्मा वाला जो भाग है वो ऊपर आता है जो लावा होता है। तो लावे को कुछ भाग क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है और यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि ये तस्तरी के आकार में जम जाए, तस्तरी तो अपन जानते हैं ना, तस्तरी, अरे खेलने की जो फेंकने की जो तस्तरी आती है ना, वही तस्तरी है। इस प्रकार की होती है ना तस्तरी, या अपन कई बार गोलाई में देखते हैं तो ये वाली। तो ये वाली जो तस्तरी नुमा आकृति जो होती है, जिसको अपन देखते हैं ना ऊपर बीच में से उभरा हुआ इस साइड के किनारे जो होते हैं वो नीचे झुके हुए रहते हैं, तो तस्तरी नुमा जो आकृति होती है, तो इसको यदि ये तस्तरी के आकार में जम जाए तो ये क्या कहलाएगी, लेपोलित। वो लेकोलित अलग था, ये लेपोलित है, नाम अलग है। ये देखो वहां पे जो नाम था वो था लेकोलिथ, ये एक था बेथोलिथ और एक ये आ गया लेपोलिथ, ये नाम अलग अलग है। तो ये जो तस्तरीनुमा आकृति बनेगी उसको किस नाम से जानेंगे, लेपोलिथ के नाम से अपन उसको जानेंगे। तो ये लेपोलिथ कहलाता है तस्तरीनुमा आकृति को। कई बार अंतर्वेदी, अंतर्वेदी वही चीज है आंतरिक भाग में बनने वाली जो चट्टान, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर, अभिनति, अपनति ऊपर और अभिनति यानी नीचे झुका हुआ भाग, अभिनति के तल में लावा का जमाव हो जाता है। तो ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ जाती है या जुड़ी होती है, जो क्रमशः बेथोलित में विकसित होते हैं। ये यही फेकोलित कहलाते हैं। जो बेथोलित में विकसित होते हैं ना वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इनकी एक अलग आकृति बन जाती है और वो क्या नाम दिया जाता है उनको, फेकोलित दे देते हैं। हम किसी चीज को जैसे तस्तरी को अपन फेंक रहे हैं, तस्तरी यानी जो प्लेट होती है उसको अपन फेंकते हैं ना, तो वो जिस प्रकार से दिखती है अपने को ऊपर से ऐसे झुकी हुई, तो वो जो आकृति बनती है उसको अपन बोलते हैं फेतोलित, फेकोलित। ये दोनों में अंतर है। ये पांच आकृतियां, पांच आकृतियों के चित्र बना करके नोट्स जो है ना, कोशिश करना आपसे बन जाए तो मैं बना के भेजूंगा, उसको ध्यान से और पढ़ लेना एक बार। इसके बना तो दिए लेकिन पूरे नहीं बने कंप्लीट, अभी बनते ही आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आकृतियां इनको कोशिश करना आप अपने बुक में साथ के साथ बना लो भी।
जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है तस्त्रीनुमा आकृति, वो क्या कहलाएगी? लेपोलिथ। प्लेट नुमा जो प्लेट यानी नीचे की तरफ उल्टी प्लेट नुमा जो आकृति होगी उसको बोलेंगे फेकोलिथ। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल। अब इसको ध्यान से देखें, अंतर्वेदी यानी आंतरिक भाग में जो आग्नेय चट्टानों जो होती है उनका क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल ये वाला पार्ट, इस प्रकार कोई चट्टान जमा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सिल। चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सिल्ट। अब दो चीजें हैं, इसको सिल और डाई दो बोलते हैं कि ये जो चट्टान है इस प्रकार से जमा हो जाए तो सिल और डाई दोनों बन जाती है। क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होकर होना सिल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को क्या कहेंगे? शीट। वो घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। तो शीट और सिल दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों लंबाई में जमे होते हैं। एक होती है डाइक। अब दोनों की कंबाइंड जो है, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, समकोण ये वाला, जैसे ये सिल हुआ और ये डाइक हो गया, ये सिल और ये डाइक, ये सिल और ये डाइक, इस प्रकार से देखना है इसको। तो जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बना देता है। दीवार हो गई, ये दीवार की भांति संरचना बना देता है। तो यही संरचना क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी चट्टानों में ये आकृति बहुतायत में, बहुतायत का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी ज्यादा होते हैं, इसलिए कारण से तो आकृतियां बनती है। तो ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में कौन सी डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है? इसने कहा है कि ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप यानी दक्कन का जो पठार है, जो कहाँ तक फैला हुआ है? झारखंड छत्तीसगढ़ तक के पार्ट में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो पूरा पार्ट है उसमें एक, तो ये दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है, यानी उस क्षेत्र में विकास की ओर, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है? बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का विकास इन्हीं के माध्यम पर, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये 5 महत्वपूर्ण आकृतियां हैं। कौन कौन सी? लेकोलिथ, बेथोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल और डाइक। 6 आकृतियां हो गई टोटल। 3 ये हो गई सिल और डाइक, 4 तो ये हो गए, 2 हो गई, 6 हो गई टोटल। तो 6 इस्तेलाह आकृतियां हैं। दोबारा नाम बता देता हूँ कौन कौन सी है। लेकोलिथ, बेथोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल और डाइक। ये 5 स्थलाकृतियां इससे निर्मित होती है। 5 स्थलाकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से के समय में इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कुछ स्थलाकृतियां जो आंतरिक भाग में महासागरों में पाई जाती है, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन देखेंगे, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। लेकिन कल इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आपकी कोई पेंडिंग रह गई, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, उसके नोट कर लेना, उसको नोट करके कल एक बार बता देना, तो कल इस चैप्टर को दोबारा और समझ लेंगे। जो जो पॉइंट छूट गया, जो जो पॉइंट आपके छूट गए वो सारे इस चैप्टर के क्लियर करेंगे, थर्ड वाले के पहले। और थर्ड वाले चैप्टर क्लियर होगा उसके बाद में फोर्थ वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको और देख लेना, और जहां जहां अपने को लगता है भाई यहाँ पे छूट गया तो वहां पे अपन दोबारा देख लेंगे।